हेलो दोस्तों, टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख लिए थे कि आज का टॉपिक किसके ऊपर है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नेपाल का पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। तो उससे पहले हम देखते हैं नेपाल का जो मैप है, तो वो इंडिया के साथ किसके साथ बॉर्डर टच करता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल को नेपाल बॉर्डर टच करता है। अब देख लेते हैं नेपाल का ये मैप है जो प्रोविंसेस वाइज है। आगे से बढ़ने से पहले हम वहाँ का हिस्ट्री को देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेपाल का जो सिस्टम है वो मोनार्की सिस्टम था। वहाँ पे राजा राजवाड़े लोग राज किया करते थे। लेकिन 2006 में ये उनके पार्लियामेंट जो है वो एक वोट करता है कि अब हम लोग को मोनार्की सिस्टम से छोड़कर पार्लियामेंटेरियन सिस्टम की ओर जाना है। तो ये वोट होता है और उसमें मोनार्की सिस्टम को हटाने का बात होता है 2006 ईस्वी में। उसके बाद से नेपाल को 2008 में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो 200 इयर्स का जो राज्य था शाह मोनार्क का, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में बनकर तैयार होता है और वो इफेक्ट होता है 20 सितंबर 2015 में। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 35 पार्ट्स है, 308 आर्टिकल्स हैं और 9 शेड्यूल। और करंट अफेयर और एक स्टैटिक न्यूज है कि वहां का जो पार्लियामेंट है उसको जातीय संसद के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मार्क्स क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अभी इशू ये है कि जो केपी शर्मा ओली है वो एक ऑर्डिनेंस लाते हैं जिसमें वो पार्लियामेंट को बिफोर टर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं। तो ये अभी प्रेसिडेंट के पास भेजे थे अप्रूवल के लिए। तो प्रेसिडेंट जो विद्या देवी भांद्री है वो इसको अप्रूव कर चुकी है। लेकिन अभी ये मैटर कोर्ट में गया है, तो अभी कोर्ट के हिसाब से ये पेंडिंग है। तो वहां पे क्या डिसीजन कोर्ट देता है उस हिसाब से आगे का प्रोसीडिंग किया जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस लाने के बाद इनके जो खुद के पार्टी के लीडर्स हैं और जो अपोजिशन के लीडर हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद भी ये ऑर्डिनेंस आता है और प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करते हैं। तो इसमें मेन मुद्दा ये है कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट है, तो इससे जो वो चेक एंड बैलेंस का काम करता था वो भी डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा है इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो बहुत सारे लीडर केपी शर्मा ओली का रेजिग्नेशन चाह रहे थे कि वो इस मुद्दे पर अपना रेजिग्नेशन दे दे, बट वो रेजिग्नेशन ना देने के बावजूद वो पार्लियामेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो डिसोल्यूशन करेंगे। तो इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व तभी किया जाएगा जब वो 5 साल का टर्म पूरा कर लेती हैं, या तो हंग असेंबली होता है तभी पार्लियामेंट को बिफोर सेशन हम लोग ये हंग कर सकते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे अपोजिशन के लीडर है या उनके खुद के लीडर है, वो उन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं केपी शर्मा ओली पे कि वो अपने तरीके से पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है। जो सिस्टम है उसको पूरा मरोड़ा जा रहा है। और उनका जो 3 साढ़े 3 साल का कार्यकाल है उसमें जो उन्होंने गलतियां की है उसको छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो इसका फायदा उठा सके। अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इससे पूरे देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सकता है और लोग छोटे छोटे पार्टी बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी यंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो दो मेजर पार्टियां आपस में मिलकर संविधान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो उसमें भी ये बाधा पड़ेगा। और भी नेपाल के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, उस पर फोकस होना चाहिए था। जैसे कि कोविड ने पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रखा है और बहुत सारे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, गरीबी है, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये सब चीज पर फोकस होना चाहिए था बजाय कि ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस समय पैदा करना। और भारत के दृष्टिकोण से भी ये अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये नेपाल हम लोग का पड़ोसी देश है। और यहाँ पे अगर इनस्टेबिलिटी आता है तो हम लोग के लिए भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमारे और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ आते हैं, हम लोग उनके जो सिटीजन हैं उनको अपने गवर्नमेंट जॉब में भी उनको जॉब देते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर वहां पे शांति रहता है तो हमारे देश के जो उससे सटे हुए राज्य हैं उनमें भी शांति रहेगी। तो अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नेपाल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज।
तो अभी नेपाल एंड चाइना ने मिलकर माउंट एवरेस्ट को नापा था, जो वो 8,848.86 वो है एक्स्ट्रा मीटर वो नापे हैं, जो कि एक्स्ट्रा वेट बता रहे हैं कि इतना हिमालय का ऊंचाई बढ़ गया है। और सगौली ट्रीटी बहुत अभी न्यूज में था, वो 1816 में साइन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नेपाल के बीच में। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।